मकसद एक ही है कि सरकार को बचाया जाए। ये जो पैसा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ज़्यादातर घूस के तौर पर आया है। कि क्या जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है क्या उनको पता होता है कि ये कहाँ से आया? स्टेट बैंक किसको बेवकूफ़ बना रही है? भाजपा ने 10,000 करोड़ किससे घूस ली? सरकार को तो सब पता था। ये अंबानी अडानी वगैरह को बोल दें कि भाई हमको इतने 1,000 करोड़ कैश दे दो, 3 दिन के लिए जामनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवा दिया। अडानी को तो कितने सारे एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, सारे रूल्स को ताक पे रख कर दे दिए। तो कितना विश्वास रहेगा जुडिशरी पर जनता का? आपको लगता है कि आपको निशाना बनाया जाएगा? कोई इंडिपेंडेंट मीडिया हिंदुस्तान में ना रहे, सिर्फ इन्हीं का प्रोपेगेंडा हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लंबे इंतज़ार के बाद, बल्कि बरसों बरस के इंतज़ार के बाद 15 फरवरी को एक फ़ैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, या आप कहें कि जो हज़ारों हज़ार करोड़ की जो चंदाखोरी है, और चंदाखोरी केवल नहीं, सीक्रेट चंदाखोरी है, गुप्त, वो नाजायज़ है, वो इलीगल है। और इलीगल ही नहीं है, असंवैधानिक है। इसको बताइए, देश की जनता के सामने रखिए, और सबसे पहले 6 मार्च तक चुनाव आयोग में जमा कीजिए। स्टेट बैंक को निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन उसके ठीक एक दिन पहले स्टेट बैंक पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट कि साहब ये हम कर नहीं पाएंगे अभी, क्योंकि इतना ज़्यादा दस्तावेज हमने दबा कर रखा है कि उसको अभी तो तुरंत सामने नहीं लाया जा सकता। तो ये अभी नहीं हो पाएगा, 30 जून तक का समय चाहिए। हमारे साथ प्रशांत भूषण है। लंबी लड़ाई लड़ी है इलेक्टोरल बॉन्ड की असंवैधानिकता के खिलाफ। तो ज़रा समझते हैं कि अब क्या होगा, और क्या सुप्रीम कोर्ट की विश्वसनीयता दांव पर है, क्या चुनाव आयोग की विश्वसनीयता दांव पर है, या फिर चुनाव की विश्वसनीयता दांव पर है। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आर्टिकल 19 इंडिया पर। थैंक यू नवीन। तो जैसा कि हमने कहा कि अब क्या होगा, अब तो स्टेट बैंक ने कह दिया कि 30 जून से पहले नहीं कर सकते, मतलब लोकसभा चुनाव तक नहीं कर पाएंगे, उसके बाद जब आप कहेंगे तब कर देंगे। नहीं, ये हास्यास्पद उनका प्ली है, क्योंकि पहली बात तो ये सारा डेटा आज के डिजिटल एज में डिजिटलाइज्ड होता है, और एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के ऑफिसर ने ये बात बोली है कि भाई हम ही लोग कर रहे थे स्टेट बैंक का डिजिटाइजेशन, और ये सारी इन्फॉर्मेशन बटन के एक क्लिक पर सारी निकल सकती है। लेकिन अगर हम ये भी मान लें कि स्टेट बैंक के पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड नहीं है और सब मैनुअल है, तो मैनुअल भी कोलेट करने में कितना टाइम लगेगा? भाई हर बॉन्ड का एक नंबर है। जब आप इशू करते हैं तो नंबर के साथ आप लिखते हैं कि किसने ख़रीदा। उसके बाद जब कोई पार्टी डिपॉजिट करती है वो बॉन्ड, तब आप ये चेक करते हैं कि ये वो बॉन्ड है कि नहीं जो हमने हमारे जारी किया था, ब्रांच ने जारी किया था, और 15 दिन के अंदर ख़रीदा गया है कि नहीं, क्योंकि 15 दिन के ही बीच में वो डिपॉज़िट हो सकता है। तो यानी कि उसी समय जब आप डिपॉज़िट करते हैं, उसी समय आप वेरीफाई करते हैं। और क्योंकि हर बॉन्ड का नंबर है, तो अगर डिजिटाइज नहीं भी है तो आप सारे नंबर के सामने सारे परचेजर्स के नाम लिख दीजिए, और दूसरी तरफ जो डिपॉजिटर्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, उनमें नंबर के सामने पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख दीजिए। 22,000 अगर हैं भी तो उसमें कितना टाइम लगेगा? आप अगर उसमें 50 आदमी लगा दीजिए तो एक आदमी के खाते में 400 के करीब आएंगे। 400 को आपको बस इधर से लिस्ट करके उधर से वो करना है, और ऑलरेडी 20 दिन गुजर चुके हैं। तो आपने ऐन वक्त पे, अगर आपको ये पता था तो आपने शुरू में क्यों नहीं ये एप्लीकेशन दी? आपको आज तक देना था, आपने एक दिन पहले ये एप्लीकेशन दी है। तो साफ है कि इसका मकसद एक ही है कि सरकार को बचाया जाए, क्योंकि ये जो पैसा आया है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ज़्यादातर घूस के तौर पर आया है। और यही हम लोगों ने सस्पेक्ट किया था, यही हमने सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, यही सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है कि इसमें से काफ़ी सारा घूस के तौर पर आया होगा। तो ये क्योंकि
करीब करीब 2/3 सिर्फ भाजपा को मिले हैं। तो इस वजह से ये सरकार बहुत घबराई हुई है कि अगर इसका भंडाफोड़ होता है तो ये सब निकलेगा कि फिर किस कंपनी से घूस ली भाजपा ने और उसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट होगा, और इस वजह से वो छुपाना चाहते हैं, और इसी वजह से ये एप्लीकेशन दिलवाई गई है स्टेट बैंक के थ्रू। 3 कानून, 4 कानून बदल दिए थे। इनकम टैक्स एक्ट बदल दिया था, FCRA एक्ट बदल दिया था, और पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में बदलाव किया था, मनी बिल के जरिए लिया। और नरेंद्र मोदी बात करते हैं पारदर्शिता की कि हम तो साफ सुथरा गवर्नेंस आपको दे रहे हैं, आप मुझ पर भरोसा करिए। मुझ पर शक करना मतलब गंगा जी पर शक करने जैसा है। ये तो सबसे ज़्यादा पारदर्शिता को ख़त्म करने वाले लोग हैं। यानी कि RTI को ख़त्म कर रहे हैं, कई तरीके से ख़त्म कर रहे हैं। ये डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर कह रहे हैं कि किसी की कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको किसी भी तरह से निजी माना जाए वो RTI में नहीं दी जाएगी। यानी कि किसी की अगर आपको ये पता लगाना है कि इसके ख़िलाफ़ क्या डिसिप्लिनरी इंक्वायरी हुई या इसके ख़िलाफ़ क्या चार्जशीट हुई, तो आप वो नहीं पता लगा सकते, क्योंकि वो कह रहे हैं निजता के अधिकार के ख़िलाफ़ हो जाएगा या निजता के ख़िलाफ़ हो जाएगा। जबकि RTI एक्ट में लिखा था कि नो पर्सनल इंफॉर्मेशन विच हैज़ नो कनेक्शन विद पब्लिक इश्यूज़, और सिर्फ वही पर्सनल मानी जाएगी। लेकिन अब इन्होंने ब्लैंकेट एग्जेम्पशन कर दिया है। दूसरी बात, इंफॉर्मेशन कमिश्नर ही नहीं अपॉइंट कर रहे। सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश दे चुका है, लेकिन इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं अपॉइंट कर रहे। PM केयर्स फंड का कोई डेटा नहीं दे रहे। तो इसलिए ये तो हास्यास्पद है कि ये लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो बड़े पारदर्शी हैं। ये तो सबसे कम पारदर्शी हैं, सबसे ज़्यादा छुपाना चाहते हैं, और अपनी चोरी तो पूरी ही छुपाना चाहते हैं। सर, स्टेट बैंक ने कहा कि हमने जो डेटा है वो 2 साइलोज़ में रखे हैं और वो सेंट्रलाइज्ड नहीं हमने जारी किया। देश भर के अलग अलग बैंक से हमने जारी किए थे इलेक्टोरल बॉन्ड, तो उसका डेटा जमा करने में हमको लंबा समय चाहिए और इसको कंसिडर किया जाए। देखिए, स्टेट बैंक वो कहते हैं कि हमने 14-15 ब्रांचेस से इशू करे थे। तो आप 14-15 ब्रांचेस से बोल दीजिए कि आपको भेज दें कि आपके यहाँ से कौन सा बॉन्ड इशू हुआ, कितने का, किस आदमी ने ख़रीदा। वो तो अब तक उनके पास आ जाने चाहिए थे 3 हफ्ते के अंदर। उसके बाद आप उन्हीं ब्रांचेस से बोल दीजिए कि भाई जो जमा करे गए वो किसके खाते में गए, और सब दोनों सीरियल वाइज हैं। यही जो सीरियल नंबर्स हैं और किसने खरीदे और सीरियल नंबर्स किस पॉलिटिकल पार्टी किसको गए, यही अगर ये 22,000 कह रहे हैं ना, यही 22,000 का डेटा हमको दे दें, हम 3 दिन में उनकी क्रॉस मैचिंग कर देंगे। इनको तो वो डेटा ही देना है। सर, हमारे दफ्तर में ही 3 दिन में क्रॉस मैचिंग हो जाएगी। एक सवाल है, मैं समझने के लिए पूछना चाहता हूँ कि क्या जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलेक्टोरल बॉन्ड मिलता है क्या उनको पता होता है कि ये कहाँ से आया है, या उनको भी नहीं पता होता? नहीं, उनको तो पता होता ही है, कोई आकर देता ही है ना उनको। अच्छा। तो ऑब्वियसली जो उनको देना चाहेगा वो तो ये चाहेगा कि उस पॉलिटिकल पार्टी को पता हो कि भाई उन्होंने दिया है, हम दे रहे हैं। औरों को चाहे ना पता लगे, लेकिन जिसको दे रहे हैं उसको तो पता। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉलिटिकल पार्टियां चाहें और अगर प्रधानमंत्री चाहें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी बेनिफिशरी है, 6,500 से ज़्यादा करोड़ रुपए उसको मिले हैं 16,000 करोड़ रुपए में से, तो वो चाहें तो खुद भी डिक्लेयर कर सकते हैं कि हमको कहाँ कहाँ से मिला। अगर पारदर्शिता पर वाकई चलने वाले हैं तो स्टेट बैंक और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार क्यों करना है? खुद कह दें कि हमको इतना पैसा मिला, हम तो दूध के धुले। वो तो ये बोलेंगे कि नहीं जी, हमारे तो दरवाजे के नीचे किसी ने लिफाफे में कोई जना डाल कर चला गया, हमको क्या पता कौन डाल कर चला गया, और हमने वो भुना लिए। वो ये बोलेंगे। देखिए, ये सब जो कहा जा रहा है ये सब हास्यास्पद है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? स्टेट बैंक किसको बेवकूफ़ बना रही है? ये सिर्फ इसलिए और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि लोगों को पता ना लगे कि भाजपा ने 10,000 करोड़ किससे घूस ली और किस चीज़ के ज़रिए घूस ली और क्या उसको उन कंपनियों को फ़ायदा
करवाया या क्या नुकसान से बचाया। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई इसके डर से, क्योंकि अभी वो दूसरा निकला था कि 350 करोड़ रुपए इन्होंने कई कंपनियों से ऐंठ लिए, उनको ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का डर दिखाकर। तो ये तो इसको छुपाने के लिए ही ये कर रहे हैं। अच्छा, एक अब हमारे दर्शकों के समझने के लिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए जो कानून बदले गए थे, उसके तहत रास्ता साफ किया गया था कि आप विदेशों से चंदा ले सकते हैं, आप घाटे में गई कंपनियों से भी चंदा ले सकते हैं, आप डिफंक्ट कंपनियों से, ऐसा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। एफसीआरए का कानून बदला, जिसमें ये कर दिया कि फॉरेन कंपनी की सब्सिडियरी के थ्रू आप चंदा ले सकते हैं। फिर इन्होंने जो मैक्सिमम जो कैप था कॉरपोरेट डोनेशन का 7.5% वाला 7.5% वाला, वो हटा दिया कि आप घाटे वाली कंपनी से भी 100% भी उसके प्रॉफिट का ले सकते हैं, प्रॉफिट से ज़्यादा भी ले सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो सब कुछ इसलिए किया गया कि और सरकार को तो ये सब पता होगा ही, क्योंकि स्टेट बैंक तो उन्हीं का है ना। तो स्टेट बैंक के पास तो ये इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसने बॉन्ड लिया और किस पार्टी ने उसको भुनाया। तो देयरफॉर सरकार को तो सब पता था, सिर्फ और लोगों को नहीं पता लग रहा था कि भाई ये क्या, ये किसने दिया किस पार्टी को। अब जब ये खुलासा सुप्रीम कोर्ट ने करवाया, तब ये लोग इससे बच के भाग रहे हैं। एक आर्गुमेंट सर ये भी है कि अब क्या होगा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो विन विन सिचुएशन है कि उसको जितना पैसा मिलना था मिल गया, बताना होगा अब लोकसभा चुनाव से पहले, बाद में बता भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन जो पैसा अपोजिशन की पार्टीज़ को आ रहा था, जैसे कांग्रेस पार्टी को आ रहा था, जैसे टीएमसी को आ रहा था, टीडीपी को आ रहा था, या बाकी पार्टियों को, सीपीएम छोड़कर बाकी सबको जिसको आ रहा था, अब उनको भी पैसा मिलना बंद हो जाएगा। तो एक बड़ा सोर्स जो था वो उनका क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उनका भी पता चलेगा कि कौन कंपनियां दे रही हैं। ये वो तो सरकार को वैसे ही पता है कि कौन कंपनियां दे रही हैं, क्योंकि स्टेट बैंक को पता है तो सरकार को पता है। तो हाँ, ये बात सही है कि ऑपोजिशन को थोड़ा बहुत जो मिल रहा था, 1/3 करीब सारे ऑपोजिशन को मिलाकर मिल रहा था, 2/3 भाजपा को मिल रहा था जी। तो वो बंद हो जाएगा। 1/3 जो ऑपोजिशन को मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा। और सरकार के पास तो और बहुत तरीके होते हैं पैसा लेने के। वो तो किसी से कैश से भी ले सकते हैं, कैश में भी ले सकते हैं। अगर आज ये अंबानी अडानी वगैरह को बोल दें कि भाई हमको इतने 1000 करोड़ कैश दे दो, तो वो लोग दे देंगे या उनको देना पड़ेगा, क्योंकि इतने सारे फ़ायदे ये लोग करवाते हैं। 3 दिन के लिए जामनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट खुलवा दिया एक शादी के लिए। अडानी को तो कितने सारे एयरपोर्ट दे दिए, पोर्ट दे दिए, सारे रूल्स को ताक पे रख कर दे दिए, उनके पावर परचेज प्राइसेस बदल दिए। मतलब लाखों करोड़ के फ़ायदे करवाए हैं इन लोगों ने। अपार्ट फ्रॉम ईडी वगैरह को इस्तेमाल नहीं किया, सेबी कायदे से तो अडानी के ख़िलाफ़ तो आप सेबी वगैरह सब लगा के उनको हर तरह से परेशान कर सकते थे, उनके खिलाफ़ बहुत सख्त एक्शन ले सकते थे। आपने सब छोड़ा हुआ है, तो उनसे तो आप जब चाहें पैसा मांग सकते हैं। सर, जुडिशियल सिस्टम पर भी एक बड़ा सवाल है और संदेह के बादल रहे ही हैं। कोलकाता हाई कोर्ट के एक जज थे अभिजीत गंगोपाध्याय, वो अचानक से उठते हैं और कहते हैं कि जी अब ख़त्म हमारा जजशिप और अब हम पॉलिटिक्स करेंगे। मध्य प्रदेश में एक एसडीएम लड़ना चाहती थी चुनाव, उसने इस्तीफ़ा दिया, उसका इस्तीफ़ा नहीं मंजूर हुआ। और इधर नोटिफिकेशन आने से पहले हाई कोर्ट का जज अगर कहे कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, तो कितना विश्वास रहेगा जुडिशरी पर जनता का? नहीं, इस तरह से तो विश्वास ख़त्म ही हो रहा है और करीब करीब ख़त्म ही हो गया है। क्योंकि सिर्फ ये गंगोपाध्याय का मामला नहीं है। गंगोपाध्याय ने तो ये किया कि भाई एक कंपनी के फेवर में आप फैसले देते रहे, फिर तुरंत आपने रिज़ाइन करके वो कंपनी ही ज्वाइन कर ली, उसके आप डायरेक्टर बन गए। उसी तरह से इन्होंने किया है कि भाजपा के हक़ में कई फैसले दिए और उसके बाद रिज़ाइन करके भाजपा ज्वाइन कर ली कि भाई हम चुनाव लड़ेंगे। तो उनके जितने फैसले थे उस पर किसका विश्वास रहेगा?
इसी तरह से कई सारे, अरुण मिश्रा ने इतने सारे फैसले दिए सरकार के हक में, चाहे वो बिरला सहारा के मामले में हो, चाहे वो लैंड एक्विजिशन के मामले में हो, चाहे वो अडानी के बहुत सारे केसेस हों, उसके बाद उनको ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया। एक ये गोगोई साहब थे, उन्होंने अयोध्या और ये बाबरी मस्जिद दिया, उनको आपने राज्यसभा मेंबर बना दिया। एक ये खानविलकर साहब थे, इन्होंने यूएपीए, पीएमएलए, इन सब पर बहुत ही ख़राब फैसले दिए सरकार के हक में। और गुजरात दंगों के मामले में उधर तीस्ता सेतलवाद का उन्होंने प्रोसिक्यूशन ऑर्डर कर दिया, उनको लोकपाल बना दिया। एक साहब थे जिन्होंने ज्ञानवापी मॉस्क में ऑर्डर दिए, उनको आपने किसी यूनिवर्सिटी का लोकपाल बना दिया। तो ये तो लगातार काम चल रहा है, लोग देख भी रहे हैं, और इस वजह से न्यायपालिका की विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है। सर, एक जो इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जो सरकार को चेक एंड बैलेंस करने का एक सिस्टम फोर्थ पिलर बनाता है, मीडिया बनाती है। अब जैसे ये तमाम जो फैसले आ रहे हैं, या जनता के पक्ष में हो या जिसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, वो उससे कोई नरेटिव नहीं बिल्ड हो रहा है, क्योंकि खासकर टेलीविज़न मीडिया जो कि बहुत पावरफुल टूल है मास कम्युनिकेशन का, वो हर चीज़ को इस तरीके, इस चश्मे से देखता है कि जैसे अगर कोई चीज़ सरकार के ख़िलाफ़ जा रही है तो मतलब वो जनता के ख़िलाफ़ है। तो इसका कोई तरीका आप सोचते हैं कि, और जो डिजिटल मीडिया एक्ट आ रहा है, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे प्राइवेसी का मसला, तो उसमें तो एक डिजिटल मीडिया पर्सन की कोई उसकी अपनी कोई निजी ज़िंदगी ही नहीं रह जाएगी। वो तो कहते हैं कि आप सोर्स को बताइए कि वो कौन लोग हैं, आप कौन सा इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन लोग काम करते हैं, कितनी तनख्वाहें पाते हैं। तो ये सब, ये जो पूरा मीडिया का घालमेल, जो नहीं, मीडिया का तो बहुत बुरा हाल हो गया है, और उसके कई कारण हैं। एक तो खैर सरकार के जो एडवर्टिजमेंट्स दिए जाते हैं, बहुत हज़ारों करोड़ रुपया, और आप उन्हीं मीडिया को देते हैं जो आपका प्रोपेगेंडा करते हैं। तो इन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को तो काफ़ी हद तक उससे कंट्रोल कर लिया। जो उससे भी नहीं मानते उनको ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का डर दिखाकर कंट्रोल कर लिया। अब एक इंडिपेंडेंट डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया खड़ा हो गया है, उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट बिल और टेलीकॉम बिल वगैरह के ज़रिए। तो ये तो पूरा चाहते हैं कि भाई कोई इंडिपेंडेंट मीडिया हिंदुस्तान में ना रहे, सिर्फ इन्हीं का प्रोपेगेंडा हो। तो ऐसे में वैसे तो बहुत सारे रिफॉर्म्स होने चाहिए मीडिया के ऊपर। एक पूरी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बननी चाहिए, सरकार के एडवर्टाइजमेंट खर्चे को रेगुलेट करने की अथॉरिटी बननी चाहिए, जो इफ़ेक्टिव हो और इंडिपेंडेंट हो। क्योंकि इन सब, और फिर ये सारे ईडी, सीबीआई, जो कि एक बार कोशिश करी थी, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसले दिए थे इनको सरकार से स्वतंत्र बनाने के, लेकिन आज तो हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सरकार की कठपुतली बने हुए हैं। अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, वो जो उनको स्वतंत्र बनाने की कोशिश करी थी, उसके अब हमको और तरीके ढूंढने पड़ेंगे। सर, आप ईवीएम को लेकर भी बहुत मुखर रहे हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर तो रहे ही हैं, बहुत सारे प्रो पीपल थ्रेट महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आपको निशाना बनाया जाएगा इन वजहों से? नहीं, हम ऐसा कोई थ्रेट नहीं महसूस करते, क्योंकि अब ये लोग गाली गलौच वगैरह तो खैर करते ही रहते हैं इनके लोग, ये तो खैर इनका कल्चर ही है। लेकिन उसके अलावा ऐसा कोई थ्रेट हम नहीं महसूस करते, क्योंकि शायद ये लोग भी थोड़ा सा डरते हैं कि जिस जने के ऊपर आप कोई लेजिटिमेट तरीके से हाथ नहीं डाल सकते, उसके ऊपर हाथ डालने में थोड़ा सा इन लोगों को भी शायद डर लगता है। एक आखिरी सवाल सर, कि वही इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में अब स्टेट बैंक ने कह दिया है कि हम नहीं कर पाएंगे। क्या इसमें चुनाव आयोग पार्टी हो सकता है, वो जा सकता है, वो उसको होना चाहिए कि आप दीजिए, फर्निश कीजिए?
नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। कायदे से तो कोर्ट को इसको सुओ मोटो ही कंटेम्प्ट लेना चाहिए। इतना इम्पोर्टेंट मामला है, और अगर स्टेट बैंक कंप्लाई नहीं कर रहा है उनके आदेश से, तो कोर्ट को सुओ मोटो कंटेम्प्ट करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी कंटेम्प्ट के लिए फ़ाइल कर सकता है, और खैर हम लोग तो कर ही रहे हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो ये थे प्रशांत भूषण, जो बता रहे थे कि किस तरीके से एक लोकतांत्रिक ढांचे में जुडिशियल एक्टिविज़म कई बार बहुत उम्मीद बनकर आता है, लेकिन अभी पूरे देश की निगाह इस बात पर है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर आखिरी फैसला जो स्टेट बैंक ने अपील की है उस पर क्या होता है, उसको खारिज करता है, या फिर चुनाव से पहले देश को पता चलता है कि किन लोगों ने कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। प्रशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 से बात करने के लिए। थैंक यू नवीन।